प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज के दिन की एक बहुत बड़ी खबर यह है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई है और इस सिलसिले में काबीना ने मंजूरी दे दी और मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला हुआ है। मुत्तफ़िका तौर पर यह फैसला भी हुआ है कि जो एयर चीफ हैं वो भी अपने रिटायरमेंट के बाद अपनी सर्विसेज को जारी रखेंगे। मौजूदा हालात में इसको एक बड़ी डेवलपमेंट समझा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान अभी भी एक तरह से हालत जंग में है। जब से पाकिस्तान का भारत ने पानी रोक रखा है, पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया था और भारत की धमकियों का सिलसिला अभी रुका भी नहीं है। और भारत से जो एक लड़ाई पाकिस्तान की हुई हालिया दिनों में, उसमें पाकिस्तान को एक शानदार और बेमिसाल जीत नसीब हुई है, जिसकी वजह से हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया है। अब ये फ़ैसला कितनी अहमियत का हामिल है और इससे अफवाज पाकिस्तान का मोराल कितना बुलंद होगा और उसका क्या इम्पैक्ट आएगा फोर्सेस के ऊपर, इस सारी सूरत हाल पर प्रोग्राम के पहले इससे में बात करेंगे। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर साहब मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी एजाज महमूद साहब बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, कितनी अहमियत का हामिल आप ये फैसला समझते हैं, क्यों किया गया है और इससे क्या फ़ायदा होगा? बहुत बहुत शुक्रिया असद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो क्यों जो किया गया है वो तो आपको पता है। पाकिस्तान ने जो ये रिसेंट जो ऑपरेशन हुआ और इसकी इब्तदा हमने नहीं की थी, बल्कि भारत ने हमारे सिविलियन टारगेट्स पे रात के अंधेरे में हमला किया था और जिसपे हमारे मुक़द्दस मकामात को शहीद किया था, मसाजिद को और मदरसों को। तो वो तो पाकिस्तान के ऊपर अखलाकी तौर पे भी और मजहबी तौर पे भी ये ड्यूटी आयद होती थी कि हम उसका बदला चुकाएं। इसीलिए हमने कहा कि जी हम आपको हिट करेंगे एट द टाइम ऑफ आवर ओन चूजिंग, एट द प्लेस ऑफ आवर चूजिंग। और हमने 26 टारगेट्स को हिट किया और आप बारहा उसका जिक्र कर चुके हैं कि किस तरह इंडिया की साइट्स को जो तबाह किया गया। और जब खासतौर पर S-400 और आपने जो ब्रह्मोस की साइट को हिट किया और उसके बाद जो एयर बेसिस को एयरफोर्स हिट किया, इसके साथ साथ एक सिनर्जी में आर्मी ने उन सपोर्ट बेसिस को टारगेट किया जिसमें KG टॉप थी, 80 ब्रिगेड था और नेज़ा पीर से लेके नीलम वैली से लेके नीचे तक जो पोस्टें पाकिस्तान के अंदर मुदाखलत करती थी, पाकिस्तान की सिविल आबादी में फायर करती थी, उनको अल-फतह 2, अल-फतह 1 और अल-फतह 2 मिसाइल से हिट किया गया। और उसके अलावा आर्टिलरी के बेताशा राउंड फायर किए गए जिससे वो लोग पोस्टें छोड़ के चले गए। और अब इसके बाद जो एक इंटरनेशनल रिकग्निशन आई और उस इंटरनेशनल रिकग्निशन में दो चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं। एक तो ये भारत के अंदर जो डैमेजेस हुए थे उसका दुनिया ने उसको कबूल किया कि हमने उनके राफेल गिराए और 6 तैयारे जो है वो 5 तैयारे या 6 तैयारे हमने हिट किए। और जब वो पाकिस्तान के लॉसेस के बारे में इंडिया ने कहा कि जी पाकिस्तान की एयरफोर्स को हमने डैमेज किया, तो मैं अपना या आपका क्या जिक्र करूं। मैं क्रिस्टियाना फेयर का इंटरव्यू चल रहा है सोशल मीडिया पे, उसने उसे कह दिया था जब करण थापर ने उसे सवाल किया तो उसने कहा इट्स ऑल बकवास, इंडिया ने कोई पाकिस्तान का नुकसान नहीं किया। अब ये तनाजुर है जिस तनाजुर में आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उन्होंने जो फैसले किए वो आपके सामने है, जिस पे आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। जनरल आसिम मुनीर को उन्होंने फील्ड मार्शल के ओहदे पे तरक्की दे दी है और एयरफोर्स के चीफ को कहा है कि उनकी खिदमत जारी रहेंगी। तो अब इसमें कंटिन्यूटी ऑफ कमांड में एक तो स्ट्रेटेजी, एक पॉलिसीज और एक जो इंटरनल जो डेवलपमेंट्स होती हैं, जैसे एयरफोर्स के अंदर एयर चीफ ने एक स्पेस का दायरा बनाया नेक्स्ट स्टेप के नाम से और वो स्पेस टेक्नोलॉजी में बड़ा काम कर रहा है। तो अब ये चीज़ें यहाँ पे नजर आती हैं कि ये जो वफाकी काबीना ने फैसला किया है तो साफ जाहिर है उन्होंने उन तमाम चीज़ों को अकाउंट में लिया है, उन तमाम चीज़ों को ऊपर डेलिब्रेट किया है। सही है सर। इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, मैं बिल्कुल सही है सर, मैं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये भी है ब्रिगेडियर साहब, और वो ये है कि इससे इंडिया को पैगाम क्या मिला है, उनके लिए इसमें क्या पैगाम है और अफवाज पाकिस्तान और वो जवान, वो ट्रूप्स जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, उनका मोराल पे इससे क्या फर्क पड़ता है? असद, ट्रूप्स का मोराल तो आपको पता है, जब पाकिस्तान ने जो विक्ट्री हासिल की है वो बुनियादी तौर पे जो ट्रप्स डिप्लॉयड हैं फील्ड में कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल पे या वो पायलट जोन ऑपरेशंस के अंदर गए हैं, मोराल तो उनका सक्सेस के बाद साफ जाहिर है ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड है। अब उसके अंदर आप इन तमाम चीज़ों में आप रोल देखते हैं, लीडरशिप का रोल देखते हैं कि वो लीडरशिप जिसने ये तमाम चीज़ों को प्लान किया और इनको लेके चली, वो चीज़ें वैसे ही एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो जनरेट कर देती हैं।
अब इंडिया के अंदर इंडिया, आपको पता है इंडिया का मीडिया आपने खुद देखा कि वो किस किस किस्म का प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के बारे में करते रहे हैं। और इंडियन आर्मी का आपने वहाँ पे आपने ये देखा कि उनके एक लेफ्टिनेंट जनरल को उन्होंने सैक कर दिया, फिर डिप्टी चीफ वगैरह स्टाफ को उन्होंने सैक कर दिया। उसके ऊपर साफ जाहिर है कि पाकिस्तान ने अपना जो मुकदमा, पाकिस्तान का जो केस या पाकिस्तान का नैरेटिव जो दुनिया पेश कर रही है, उससे तो इंडिया के अंदर को अच्छी वाइब्स नहीं आएंगी ना। हाँ, इंडिया जो अपना उनका एक जो एटीट्यूड है पाकिस्तान मुखालिफ एटीट्यूड, और ख़ास तौर पे उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप का, वो उसके ऊपर जारी शारी है। उन्होंने अभी भी इस चीज़ को कबूल करने से इनकार कर दिया है। तो हमें अपना हाउस जो है इन ऑर्डर करना है, और जब हम अपना हाउस इन ऑर्डर रखेंगे और हम अपनी तैयारी को आला दर्जे पर रखेंगे, तो यही बहुत ज़्यादा मैसेज होता है दुश्मन के लिए। और वो मैसेज प्रैक्टिकल टर्म में पाकिस्तान दे चुका है। और यही, जैसे मैंने आपसे कहा ना कि जैसे पाकिस्तान ने इस टेंशन से पहले भी कुछ मिसाइल के तजर्बे किए थे, और अब हम एक वी आर स्टैंडिंग एट अ वेरी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। फिर दुनिया ने भी आपको रिकॉग्नाइज किया है, और पाकिस्तान आर्मी की परफॉर्मेंस को, पाकिस्तान एयरफोर्स की परफॉर्मेंस को, और सबसे बड़ी बात जो इसमें असल सोचने वाली है वो है सिनर्जी ऑफ ऑपरेशन, यानी जो इंटरकनेक्टिविटी और जो कोऑपरेशन थी सर्विसेज के दरमियान, वो असल में मेरी नजर में हार्ड मार्क है इस तमाम अचीवमेंट का और इस तमाम सक्सेस का। तो वो जो है चीज में, वो एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। और इंडिया इस चीज को आई एम श्योर वो इस चीज के ऊपर, क्योंकि उनके यहाँ वो सिनर्जी या वो कॉपरेशन नजर नहीं आई उनकी सर्विसेज के अंदर जैसे पाकिस्तान में आपने देखा था। तो ये तमाम चीजें एक बहुत पॉजिटिव मैसेज भेजती हैं आपके दुश्मन को। बिल्कुल सही है सर। इसमें जो आज हुकूमत की तरफ से कहा गया और फिर जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का इस पर रद्द-ए-अमल भी आया है, वो भी मैं ज़रा सामने रखता चलूँ। कहा यह गया हुकूमत की तरफ से कि ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की आला हिकमत अमली पर जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई है। और वफाकी काबीना ने इस सिलसिले में ये कहा कि आर्मी चीफ की बेमिसाल क़यादत की बदौलत पाकिस्तान को मार्के हक में तारीखी कामयाबी हासिल हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि फील्ड मार्शल का एजाज़ मिलने पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा कि यह एजाज़ पूरी कौम, अफवाज पाकिस्तान, खासकर सिविल और मिलिट्री शहदा और गाजियों के नाम वक्फ करता हूँ। उन्होंने कहा कि सदर पाकिस्तान, वज़ीर आज़म और काबीना के एतमाद का शुक्रगुजार हूँ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यह भी कहा कि यह एजाज़ कौम की अमानत है जिसको निभाने के लिए लाखों आसिम भी कुर्बान। उन्होंने ये भी कहा कि ये इनफरादी नहीं बल्कि अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम के लिए एजाज़ है। जाहिर है ये एजाज़ अगर एक जंग जीतने पर मिला है तो एजाज़ महमूद मलिक साहब, ये एजाज़ फिर पूरी कौम का एजाज़ है। और जैसे कि अभी मैं बात कर रहा था कि ये बॉर्डर पर खड़े हुए एक सिपाही, एक जवान के लिए भी एजाज़ है कि उसको भी ये बुनियादी तौर पर तो उसको भी जीत नसीब हुई है, और उसी ने उसको इम्प्लीमेंट किया उस पॉलिसी को जो सिपा सालार ने और सर्विसेज चीफ ने तैयार की थी। तो आप कैसे इसको देख रहे हैं सर? जी बिल्कुल, देखिए ये इस तरह की जो रिकग्निशन है वो एक तो इस चीज को इंडोर्स करती है कि जो है जंग के नताइज क्या थे, ठीक है ना, वो कि कौम कितने शानदार तरीके से अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट कर रही है, रिकग्नाइज कर रही है उन लोगों को। और उसमें बिल्कुल सही बात है कि इसमें तमाम लोग शामिल है इस रिकग्निशन में, जो इसमें शहीद हुए, अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और जिन लोगों जो गाजी हैं मुख्तलिफ, वो बेशक समुद्रों में हो, फिजा हवाओं में हो या जमीन पे हो, तो ये एक सियासी क़यादत की तरफ से एक कलेक्टिव रिकग्निशन है। और ये मेरा ख्याल है इसका जो मैसेज, आपका क्वेश्चन था कि इसका मैसेज इंडिया को क्या जाएगा, तो यकीनन ये मैसेज बड़ी स्ट्रेंथ से यही मैसेज जाएगा कि पाकिस्तान की पूरी कौम जो है, सियासी और मिलिट्री क़यादत जो है, वो यकसुई के साथ पाकिस्तान के दिफा के लिए खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे इंशाल्लाह। सही है। और ये क्लियर मैसेज भी जाता है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को एक क्लियर विक्ट्री मिली है और भारत के अंदर जो एक सफ़े मातम बिछी है उनको मेरा ख्याल है ये पैगाम भी जा रहा है कि पाकिस्तान अपनी इस जीत को सेलिब्रेट कर रहा है और इसमें कोई शक नहीं है दुनिया भर में और पाकिस्तान को भी कि ये एक क्लियर विक्ट्री है। आखिर में मुझे ये बता दीजिए ब्रिगेडियर साहब कि अब एक इशू आउटस्टैंडिंग है
और वो है इंडस वाटर ट्रीटी का इशू। और इसी वजह से हम कह रहे हैं हम अभी हालत जंग में हैं और हमारी फोर्सेस जो हैं वो और DGISPR ने भी वाज़े तौर पर अभी पिछले दिनों ये कहा, उन्होंने कहा कि अगर ये मसला हल नहीं होता तो जो इसके असरात होंगे फिर वो दूर तक जाएंगे और देर तक याद रखे जाएंगे। क्या आप समझते हैं कि इस पर क्या होना चाहिए या और क्या हो सकता है? असल तो जहाँ तक आपने इंडस वाटर ट्रीटी की बात की तो इसके ऊपर तो बहुत माजी में, आज की बात नहीं है, माजी से पाकिस्तान बहुत लूज कर चुका है। आपको पता है कृष्ण गंगा डैम जब बना था तो पाकिस्तान गया था वहाँ पे उस मुकदमे को लेके वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल वाटर काउंसिल में, तो उन्होंने पाकिस्तान का रिस्पांस और पाकिस्तान का दिफा सुनने से इनकार करके उन्होंने इंडिया को इजाज़त दे दी थी कि आप कृष्ण गंगा डैम बनाएं। हम बहुत चीखते हैं और पाकिस्तान में चीखते रहे हैं कि हम लो रेपरेगियन हैं और हमारे हकूक भारत जब्ती करता, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने इसके ऊपर कोई 24 डैम चिनाब पे बना लिए, 33 हमने 33 डैम जो है वो सतलज पे बना लिया। हमने मुकदमा ही नहीं लड़ा। हमारी पॉलिटिकल, मैं बहुत दुख के साथ इस बात, आप तारीख उठा के पढ़ लीजिएगा, हमारी जो सियासी हुकूमतें थी उन्होंने मुकदमा ही लड़ने से इनकार कर दिया कि इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। तो भाई ये ट्रीटी तो बहुत क्रिटिकल एंगल पे खड़ी हुई है। सही। अभी जो भारत ने किया ये तो कुछ भी नहीं है, जो उससे पहले कर चुका है और जो आइंदा वो कर सकता है। सर ये भी तो मसला है ना कि आइंदा वो क्या कर सकता है, पानी से ज्यादा वो रोक सकता है, तो पाकिस्तान को बड़ा इस पर मौसर जवाब देना होगा। बहुत शुक्रिया आपका ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब और एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड एजाज महमूद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो जरा पाकिस्तान में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल चल रही है इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं और अब हम गुफ्तगू कर लेते हैं कुछ सियासी मामलात पर कि क्या पाकिस्तान में चल रहा है। आज की एक डेवलपमेंट तो ये है कि आज बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर अली जफ़र साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात हो गई और इसको सलमान राजा साहब ने बड़ा खुशाइंद करार दिया। जाहिर है काफ़ी अरसे के बाद उनकी मुलाकात हुई है। कुछ सियासी हालात कुछ इस तरह के बन रहे हैं जिसमें पिछले दिनों में जो डिस्कशन रही हैं कि बातचीत हो रही है, बातचीत नहीं हो रही है, ब्रीफ किया गया था, ब्रीफ नहीं किया गया था इमरान खान को, तहरीक चल रही है या तहरीक नहीं चल रही है, इमरान खान की पैरोल पर रिहाई हो गई या अब ज़रूरत नहीं है, तो एक एहतजाज शुरू होना था, वो एहतजाज हो रहा है नहीं हो रहा, ये मामलात भी हैं जिस पर आजकल पाकिस्तान में बहुत गुफ्तगू हो रही है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब मौजूद हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। कमल शोज़ब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, PTI के रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया कमल साहब, खुशामदीद। आज रिजर्व सीट्स की भी समाअत हो रही है। कमल साहब कल भी वहाँ पर थी कोर्ट में, आज भी वहाँ पर थी, सारा दिन मौजूद रही हैं। इनफैक्ट आज काफ़ी लंबी हेयरिंग हुई है रिजर्व सीट्स वाले मामले पर और फैसल सिद्दीकी साहब अपने दलाइल भी मुकम्मल किए हैं। मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। चांडियो साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं। मुस्तफा साहब, टॉक्स और नो टॉक्स, डील और नो डील, प्रोटेस्ट और नो प्रोटेस्ट, क्या हो रहा है पाकिस्तान में? देखिए, इस चीज में तो कोई शक नहीं है कि इन द लार्जर ग्रेटर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री हमें सियासी बेयकीनी को खत्म भी करना है जिसने पिछले 3-4 साल से मुल्क को अपनी लपेट में लेकर रखा है। और ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि सारे सियासी अदम इस्तेहकाम की जो असल कीमत है वो इस मुल्क के अवाम ने अदा की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वर्ल्ड बैंक की डेटा को उठाकर देख लें तो उनके मुताबिक 46% पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं और इन 46% पाकिस्तानियों में 1.5 करोड़ लोगों का इजाफा तो सिर्फ पिछले 2 सालों के अंदर हुआ है। तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि सियासी अदम इस्तेहकाम को खत्म ना करने की कीमत क्या है और असल में वो कीमत कौन अदा कर रहा है। और सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने का मतलब भी हम पर वाज़ेह होना चाहिए। वो ये है कि वो 46% पाकिस्तानी, तकरीबन आधा पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाता।
तो हम अगर इस लार्जर इंटरेस्ट को, मुल्क और कौम के इंटरेस्ट को सामने रखें, हम अपनी नाक से आगे सोचना शुरू करें, तो सबसे पहले तो हमें सियासी अदम इस्तेहकाम को इसलिए खत्म करना पड़ेगा ताकि हम उन करोड़ों पाकिस्तानियों को सतह गुर्बत से निकाल सकें, हुकूमतें अपनी माशी पॉलिसी जारी रख सकें और हुकूमतों का इक़्तिदार में आना और जाना दोनों अवाम की मंशा के मुताबिक हो। अब सूरत हाल जिस नहज पर पहुंच चुकी है, मेरे ख्याल से इतनी दूरियां हो चुकी हैं कि इसका कोई ना कोई हल माजी अनकरीब में तो अनफॉर्चुनेटली मुझे निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ की जो अपनी पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में उनको भी थोड़ी सोल सर्चिंग की जरूरत है कि 8 फरवरी का इलेक्शन, इतना बड़ा मैंडेट पाकिस्तान के लोगों की जानिब से दिए जाना उनको, और उसके बावजूद वो मैंडेट छीन लिए जाना, ये किस तरह मुमकिन हुआ और किस तरीके से इसको रोका जा सकता था, और आज हम कहां पर खड़े हैं। देखिए, बिलाशुबा तहरीक इंसाफ इस वक्त सबसे बड़ी अक्सरियती जमात है इन धांधली ज़दा इलेक्शंस के बावजूद कौमी असेंबली में। लेकिन हमें वो वक्त भी याद है कि जब 16 सीटों के साथ शहीद बेनजीर भुट्टो ने मुस्लिम लीग नून की 2/3 वाली अक्सरियत की हुकूमत के नाको चने चबा दिए थे। तो आज अगर आपके 80-90 मेंबरान हैं, तो उसके बावजूद उस तरह की फोर्सफुल ऑपोजिशन वो हमें ना पार्लियामेंट के अंदर नजर आ रही है, ना पार्लियामेंट के बाहर नजर आ रही है। और फ्रैंकली जो ऑपोजिशन अलायंस है, जिनके साथ मेरा भी बहुत उठना बैठना है, अभी कोई डायरेक्शन हम वाज़ेह तौर पर नहीं सामने लेकर आ सके। सो आई थिंक ऑपोजिशन को जनरली, ऑपोजिशन में शामिल तमाम जमातों को थोड़ी सोल सर्चिंग की भी जरूरत है कि हमने किस तरीके से अपने अहदाफ को हासिल करना है और किस तरीके से हमने इस मुल्क के अवाम के लिए एक ऐसी सूरत हाल क्रिएट करनी है कि जहां पर उनके किए गए फैसलों की जो अहमियत है वो बरकरार रहे, उनके किए गए फैसलों की सैंक्टिटी बरकरार रहे और उन्हें रद्दी की टोकरी में। वैसे मुस्तफा साहब, आपने जो फिगर कोट किया ना 46% के खतरे गुर्बत से लोग नीचे हैं, तो बिल्कुल ये फिगर बिल्कुल सही है। लेकिन अगले जो माली साल शुरू हो रहा है, तो बजट में जो टारगेट रखा जा रहा है वो 12% का रखा जा रहा है कि 12% से नीचे लेकर आना है खतरे गुर्बत के वाले लोगों की तादाद को। तो कोई तो फार्मूला हुकूमत के हाथ लग गया है ना, जिसकी वजह से वो 46% से डायरेक्ट 12% इस साल लेकर आएंगे, या अपना ये टारगेट साथ रख रहे हैं। देखिए, एक चीज ज़हन में रखें कि पिछले 2-3 दहाइयों में जो सबसे बड़ी हमारे पास इकोनॉमिक मिरेकल की एग्जाम्पल मौजूद है, वो चाइना की है कि जिसने पिछले 3 दहाइयों में तकरीबन 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को सतह गुर्बत से निकाला है। पाकिस्तान को सतह गुर्बत से निकालना है तो इससे खात्मा करना पड़ेगा। और फिर दूसरा, हमारे जो क्रॉनिक प्रॉब्लम्स हैं, उन क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को तो हम एड्रेस कर ही नहीं पाए। हुकूमत ऐलान कर देगी बजट के अंदर, ये फिगर्स सामने लेकर आ जाएगी, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि कोई फर्क नहीं पड़ने लगा एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी में। उसकी जिंदगी में फर्क डालने के लिए जिन इक़दामात की जरूरत है, आज IMF की वजह से आपके पास वो स्पेस अवेलेबल नहीं है, और आप के पास जितनी फिस्कल स्पेस अवेलेबल है उसके अंदर डेलीगेटेड रिसोर्सेज को भी आप ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे। फॉर एग्जांपल, ये तो सिर्फ एक फिगर थी ना 44% वाली। आप मुझे बताइए कि 25 लाख नौजवान इस मुल्क में हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है। 25 लाख जी। आपके पास क्या जॉब्स हैं आगे उनको डिलीवर करने के लिए? आपके पास जॉब्स ही नहीं है आगे। आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेशो बहुत है, आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है, आपके पास उसको चेक रखने, आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही। अगर फिगर्स हुकूमत की अपनी ये फिगर्स हैं कि आपकी जो इकोनॉमी है वो सिर्फ 2.5% तक ग्रो करेगी, तो वो तो आपकी जब पॉपुलेशन ग्रोथ को आप कंसिडर करते हैं तो वो तो वहीं पे नेगेटिव में चली जाती है। 2.5% की इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ, ग्रोथ के साथ आप जॉब्स नहीं क्रिएट कर रहे। सो आपका पॉइंट ये है सर कि आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि अब लड़ाइयाँ झगड़े बहुत हो गए, सियासी अदम इस्तेहकाम के नताइज ये हैं जो हमारे सामने आज खड़े हैं। यहाँ पर एक कौमी यकजहती की ज़रूरत है। एक पॉइंट अभी कमर साहबा जो मुस्तफा साहब ने और बयान किया, उन्होंने कहा कि 16 सीटें थी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की, लेकिन उन्होंने नाको चने चबवा दिए थे 2/3 अक्सरियत वाले को। शायद उस वक्त, चलिए एक फ़र्क ये भी था कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और 2/3 अक्सरियत वाले के ताल्लुकात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, इसका एडवांटेज अपोजिशन को हुआ था, और आज आपकी जो अपोजिशन है वो फ़र्क है। लेकिन इवन देन शायद अपोजिशन अपना काम पूरा तरीके से कर नहीं पा रही। असद, उस वक्त बेनज़ीर भुट्टो खुद जो है वो मैदान में थी, ये बहुत बड़ा फ़र्क था। 16 सीटें क्या, अगर उनके पास 10 सीटें भी होती हैं, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ही मैदान में होती, तब भी वो नाको चने चबा देती। आप इमरान खान से मिलने भी नहीं देते,
आज 2 महीने के बाद जाके हमारे सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात हुई है। उनको इस तरह रखा गया है कि जैसे कोई दुनिया का बहुत बड़ा दहशतगर्द है जो पकड़ा गया है, जिसको उन हालात में रखा जा रहा है। पाकिस्तान में कुलभूषण यादव को प्रोटोकॉल्स मिलते रहे, उसकी माँ को और उसकी बीवी को बड़े प्रोटोकॉल में उससे इज़्ज़त के साथ मिलवाया गया, लेकिन इमरान खान जो साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के चेयरमैन हैं, उनकी बहनें जो है वो बाहर बैठी हुई होती, उनको मिलने नहीं दिया जाता। उनके ये पॉलिटिकल लीडर्स जो जब उन्हें मिलने जाते हैं तो उनके बाल खींचे जाते हैं। आमिर डोगर साहब हमारे चीफ विप हैं, उनके गिरबान चाक कर दिया जाता है। वहाँ पर हमारे सूबाई सदूर आए थे, वज़रा आए थे, उनको इस तरह घसीटा जाता है जैसे कोई कुर्बानी के बकरे होते हैं। ये मनाजिर आपने पहले देखे हैं इस तरह के पाकिस्तान में? लेकिन इवन आपकी जमात आपस की लड़ाइयों में भी तो उलझी हुई है ना। देखिए, जब आपका लीडर नहीं होता, सेक्रेटरी जनरल और चेयरमैन लड़ रहे हैं, कभी हम देखते हैं कि वुमेन विंग की प्रेसिडेंट और इमरान खान की बहन लड़ रही हैं। मैं उसका जवाब दे देती हूँ। देखिए, ना सेक्रेटरी जनरल की और ना चेयरमैन की लड़ाई हुई है, लेकिन हमारी एक जमहूरी जमात है तो हम तनकीद भी कर सकते हैं और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी रख सकते हैं। नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जाता है, वो एक बिल्कुल जिसको कहते हैं एक फ्रिवलेस सी बात थी जिसको इतना उठाया। तो आपकी वीडियो नहीं फराहम की थी? मैंने तो वीडियो लीक नहीं की, लेकिन वो इसी तरह के लाई गई और देखे पूरी मुल्क की जो क्या कहते हैं सोशल मीडिया को एक तरफ लगा दिया गया, जिसपे मैंने खैर बाद में बता भी दिया, क्लैरिफिकेशन भी कर दी, उन्होंने भी कर दी, लेकिन वो सांप ऐसा निकला है कि अभी तक हम लकीर पीटे ही जा रहे हैं। ये नॉन इश्यूज से हमें हटना पड़ेगा, हमें थोड़ा ऊपर आना पड़ेगा। और अगर बिल्कुल अपोजिशन का रोल है, अभी भी बहुत कोशिशें कर रही हैं, लेकिन जब जो मेन पार्टी के हेड है जिनसे डायरेक्शन आनी होती है उनसे मुलाकात ही ना होने दी जाए, इनकम्युनिकाडो किया जाए, फिर वहाँ पर भी बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की जाए, बहुत बुरा सलूक किया जाए। अडयाला इलाका गैर में तो नहीं ना, अडयाला शायद मुझे तो लगता था पंजाब के जो एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, रावलपिंडी के किसी एक कोने में है, चक्री और उसके बीच में, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि ना वहाँ पे पाकिस्तान का आइन, ना कानून, ना अदालतों के कोई फैसले कारआमद होते। आज भी देख लें, 6 लोगों का कायद, 4 लोग बाहर बैठे हुए हैं, 3 लोग, 3 को अंदर जाने दिए। ये भी खुशाइंद है मौजूदा हालात में। देखिए, ये चले ये वाला जो है ना कि मतलब चलो अगर 2 वक्त की रोटी ना मिली तो चलो थोड़ा सा स्टार्टर ही मिल गया, इस पे हमें क्यों लेकर आए हैं? हमारा जो आईनी कानूनी हक है वो मिलना चाहिए। सबसे पहले देखिए खान साहब को कितना उनका एक्चुअल जो वो डिजर्व करते हैं उससे डिप्राइव किया गया, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन जारी है। तो मुस्तफ़ा भाई ने बड़ी अच्छी बातें की हैं, बिल्कुल मुल्क को आगे आप ले जा सकते हैं, लेकिन सियासी बसीरत होगी और सियासतदानों से ही वो बसीरत आएगी तो ये मुल्क आगे चलेगा। बिल्कुल सही है। इसमें चांडियो साहब, एक चीज जो अभी हम देख रहे थे कि बड़ा यकजहती का माहौल बना, और अभी नदीम अजहर चंद साहब मेरे शो में आए तो उन्होंने कहा कि जी इससे अच्छा मौका पाकिस्तान को मिल ही नहीं सकता टेक ऑफ करने का, कि इससे सबको फायदा उठा लेना चाहिए, ऑपोजिशन को भी, हुकूमत को भी, ये सबके फायदे की चीज हो रही है। लेकिन फिर साथ ही हमने देखा कि बिलावल साहब की सरबराही में एक वक्त बनाया जाता है कि जाएं पाकिस्तान से बाहर और अपना मौक़िफ़ उजागर करें पाकिस्तान का, लेकिन उसमें ऑपोजिशन शामिल ही नहीं होती। और बिलावल साहब भी इंसिस्ट नहीं करते या तजवीज़ देते कि भाई ऑपोजिशन को शामिल करने से ये और पावरफुल हो जाएगा, दुनिया में पाकिस्तान का पैगाम अच्छा जाएगा। तो क्या मुजाहिका है हुकूमत को कि इस वक्त ऑपोजिशन को साथ मिला के चल रहे हैं, उसमें क्या हर्जी क्या है चीजें? बहरहाल जिस तरह मुस्तफा नवाज खोखर साहब कह रहे हैं कि इतने चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को हल करने के लिए इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल नहीं सकती यकजहती बनाने के लिए। आपने बड़ी अच्छी बातें की हैं और मेरे भाई मुस्तफ़ा ने भी बहुत सारी अच्छी बातें की हैं। उन पर अमल दरामद करके भी हम इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम ला सकते हैं। और मैं अरसे से कहता हूँ कि इस मुल्क में कोई इस्तेहकाम नहीं आएगा जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। सियासी इस्तेहकाम से ही जुड़ी हुई है, माशी इस्तेहकाम भी और बाकी मामलात भी उसी से जुड़े हुए हैं। हम उन पर तवज्जो सियासी इस्तेहकाम पे नहीं दे रहे हैं। मैं मानता हूँ हुकूमत की जिम्मेदारी है तमाम लोगों को करीब करने की, एक टेबल पे बिठाने की, ये हुकूमत की जिम्मेदारी मैं मानता हूँ, लेकिन अपोजिशन की भी तो जिम्मेदारी है। हम जब अपोजिशन में थे और ये दुख करना कि हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है, कौन सा नया हो रहा है पाकिस्तान में? बेगम नसरत भुट्टो साहिबा को स्टेडियम में, कज़ाफी स्टेडियम में लाठियां मारी गई। आप क्या कहते हैं? आसिफ साहब की हमशीरा को आपकी हुकूमत में रातों रात कराची से उठाकर आपने अडयाला जेल पहुंचा दिया था। आपने भुट्टो साहब की नवासी को बाप से मिलने नहीं दिया, बख्तावर उसको असफा बीबी को। आप भी तो अपने जरा उन पर गौर करें। ये कोई मुश्किल बात नहीं है कि ये अपोजिशन को होता, ये होता है। हमारे से जो हालात थे मुश्किल से, वो आपने तो देखे ही नहीं है। आपने तो हमने तो अपने कायद का कत्ल देखा है, उनको कत्ल होते देखा, उनको चेयरमैन को फांसी चढ़ा दी गई। एक नहीं, कई लोग
लाहौर के कितने लोग फांसी चढ़ गए, कितनी खवातीन शाही किले में गई। अपोजिशन के साथ पाकिस्तान में कब कब हुआ है जो आपके साथ ज्यादती हुई है? आप तो फिर भी अच्छे रहे हैं। हुकूमत का, एस्टेब्लिशमेंट का एक हिस्सा आपके साथ रहा है। आप अपोजिशन में होते भी उनके लाडले रहे हैं, आपके लिए गाड़ियां आती रही हैं, आपके लिए दावतें होती रही हैं, आपके मनपसंद लोग मिलते रहे, लेकिन हमें एतराज नहीं है। आपने भी तो ये खाना खराब किया। मैं यूं करूंगा, अभी जरदारी को देखूंगा, अभी शहबाज शरीफ को देखूंगा, अब नवाज शरीफ, ऐसे थोड़ी ऐलानात होते हैं। सच्ची बताऊं, आपको हुकूमत ही नहीं करनी आई तो अपोजिशन क्या करोगे? अपोजिशन वो अच्छी करेंगे जो हुकूमत अच्छी करेंगे। आपको हुकूमत का ही कोई तरीक़ेकार नहीं था जो आपने आया किया है। अभी अपोजिशन को करना है तो एक बात मैं कहता हूं, अपना मौक़िफ़ तब्दील करें। हम सियासी पार्टी से बात नहीं करेंगे तो फिर किससे बात करोगे? जी। हमारा इनसे नहीं, जिनके पास ताकत है, ताकत वाले तो आपसे बात अब नहीं करें। अब क्या होगा? आप सियासी आदमी हैं, कितने भी इख्तिलाफ हो सियासतदानों के, लेकिन वो बैठते हैं, बातें करते हैं। लेकिन खान साहब को आला जिंदगी दे, क्या उनके दिमाग में है, क्या उनकी स्कीम है। और मैं बताऊं, अभी तो फिलहाल आप कभी कारकुनों को खुश कर रहे हो, कभी लीडरों को खुश कर रहे हो। अभी तो पीटीआई की पॉलिसी सिर्फ अपनों को खुश करने की है, अमली तौर पर नहीं करने की। कल तहरीक चली, क्या हुआ तहरीक का? कल जलसे क्या हुआ जलसों का? कुछ भी नहीं हो रहा है। आप कह रहे हैं कि हुकूमत आप कह रहे हैं बातचीत करनी चाहिए, हुकूमत को ठीक करने, जी आप कह रहे हैं बातचीत करनी चाहिए, ठीक करने के लिए अपोजिशन को पहला जो अपोजिशन को अपने अमाल का, अपने अमल का जायजा लेना होगा। और मैं ये कहता हूं, जो आप बार बार कह रहे हो, ये तो मैं बड़े अरसे से कह रहा हूं, बातचीत करनी होगी। दुनिया के दुश्मन मुल्क आपस में बात कर सकते हैं, हम अपने ही मुल्क में क्यों नहीं कर सकते? सही है। लेकिन तरीक़ेकार तो अपना है। मुस्तफा नवाज साहब तो चने से पाने की बात आप अपने इदारों के खिलाफ बोल रहे हैं। मैं चांडी, बिल्कुल सही चांडी साहब, आपने बड़ी अच्छी बात की। आपने कहा कि इंटरेस्टिंग बात की, इनफैक्ट अच्छी बुरी का फैसला तो जाहिर है वो जिनके बारे में कह रहे हैं वो करेंगे, लेकिन आपने इंटरेस्टिंग बात की कि इनको हुकूमत करनी नहीं आई तो अपोजिशन कहाँ से करनी आएगी। और फिर आपने ये भी कहा कि इतना बुरा वक्त ये तो इन पर नहीं आया जितना हमारे पर आया था। मुस्तफा साहब ये मैं बताइए, आप बातचीत की जरूरत पर जोर दे रहे हैं या आप एहतजाज की जरूरत पर जोर दे रहे हैं? इस वक्त किस चीज की जरूरत है ज्यादा? देखिए, मैं जो मौलाना बख्श चांडियो साहब ने कहा, मेरे बुजुर्ग हैं, बड़े मेरे लिए काबिल एहतराम है। उन्होंने जो बात की ठीक की कि उनका पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन सहने का एक तजुर्बा है और अनफॉर्चुनेटली उन्हें इस सूरत हाल से गुजरना पड़ा। साथ ही साथ जो कोमल शोजब साहिबा ने बातें की, उन्होंने भी ठीक कहा कि जो तरीके इंसाफ के साथ आज पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है वो हम सब किस नजरों के सामने है, उससे कोई झुटला नहीं सकता। तो द पॉइंट इज कि क्या हमने हमेशा इसी चीज में ही फंसे रहना है कि मेरे साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई तो मेरा कलेजा उस वक्त तक नहीं ठंडा होगा जब तक आप भी उसी ग्राइंड से ना गुजरे और आपके साथ भी वही सलूक ना किया जाए। आपको कभी ना कभी तो इस सूरत हाल से बाहर निकलना है, और जब तक आप इस सूरत हाल से बाहर नहीं निकलेंगे, आए फॉर एन आए, तो फिर ये तो दायरों का सफर है, ये दायरों का सफर कभी खत्म नहीं होगा। 76 सालों से पाकिस्तान में क्या हो रहा है? हमें अपना सफर बदलाने की जरूरत है, अपनी डायरेक्शन नई खड़ी करने की जरूरत है, और वो इसी सूरत में मुमकिन होगी कि जब सियासतदान इस चीज से बाहर निकलेंगे। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी वो शहीद बीबी ने और मियां नवाज शरीफ साहब ने क्यों किया? वो इसीलिए किया था कि उन्हें नजर आ गया था कि उनके ये जो दायरों का सफर है इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हम एक मिनिमम कंसेंसस अचीव कर लें, कुछ चीजों के ऊपर एक मिनिमम एजेंडा बना लें। तो यही इसी चीज की आज जरूरत है कि तमाम सियासी जमातों को जो हल, देखिए सियासी मुखालफतें अपनी जगह पर कायम रहेंगी, हर जमहूरी माशरे में सियासी मुखालफतें कायम रहती हैं, लेकिन वो मुखालफतें सियासी दुश्मनी में नहीं बदलती। और किसी की हुकूमत को आप डिस्टेबलाइज करने के लिए एक थर्ड फोर्स का या एस्टैब्लिशमेंट का आप सहारा नहीं लेते, ये बात पब्लिक पर आप छोड़ते हैं। तो हमें भी मिनिमम एजेंडा तय करने की जरूरत है। ऑपोजिशन ने एक मिनिमम एजेंडा तैयार किया है, वो तैयार करके हमने, अभी तो ये जंग का माहौल बन गया तो उस वजह से चीजें और कॉन्वर्सेशन बदल गई, लेकिन वो मिनिमम एजेंडा हमने लोगों के सामने रखा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने लेकर आए कि कम से कम हम कुछ बुनियादी चीजों पर अग्री कर लें, बाकी हमारी मुखालफतें अपनी जगह पर बरकरार रहेंगी। और फिर ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर भी खत्म कर लें ताकि मुल्क आगे बढ़ सके। लोगों की जो पोलराइजेशन है, जो हमने गली मोहल्लों की हद तक लोगों को तकसीम कर दिया है,
It has to come to an end. That's what I think. सही है, बिल्कुल। मगर एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है जो मैं आगे चल के आपसे पूछूंगा कि इस वक्त क्या आप समझते हैं कि एक फ़र्क जो आज से यानी पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली इस लड़ाई या जंग से पहले का माहौल था वो ख़त्म हो चुका है, या इस बात का खदशा मौजूद है कि वो पोलराइजेशन दोबारा हो सकती है, या हमने वो अचीव कर लिया है और हम अब वाकई एक डिफरेंस पैदा हो चुका है हालात में? इसमें फ़र्क क्या है? एक छोटे सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ज़रा जो बातें चांडियो साहब ने की थी मैं उसका जवाब कमल साहब से लेता हूँ ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद दोबारा खुशामदीद। कमल शोजब साहबा, अपोजिशन की बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, जाहिर है आपके अपने मसाइल हैं, आपको आपके लीडर से नहीं मिलने दिया जाता, आपको उनकी रिहाई के लिए भी एहतजाज करना है, तहरीक चलानी है, पार्टी के अपने इशूज़ भी हैं, पार्टी एक मुश्किल वक्त से भी गुजरी है, आपको रिजर्व सीटें भी नहीं मिल रही हैं, उसके लिए भी जंग लड़नी है, अदालती मामला को भी देखना है। लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के भी बड़े मसाइल हैं, गुरबत है, महंगाई चलें कुछ कम हुई है, लेकिन पाकिस्तान की इकॉनमी के बड़े मसाइल हैं। आपकी ऐसा लगता है कि बतौर अपोजिशन इन चीज़ों की तरफ तो तवज्जो जा ही नहीं रही कि पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए क्या करना है, तो बतौर अपोजिशन तो आप अपने मसाइल में उलझे हुए, ये चीज़ें आप नहीं कर पा रहे? नहीं, ऐसी बात नहीं। और जो मौला बख्श चांडियो साहब ने बात की है, मैं बस एहतराम उनसे इसलिए इख्तलाफ शदीद रखूंगी क्योंकि देखें, आप इस तरह की बातें जब करेंगे कि ये हुआ और जो बात की है ना मुस्तफ़ा भाई ने, वो एक सेंसिबल बात है कि अब हमें सैडिस्ट फ्रेम ऑफ माइंड से निकलना है कि हमने ये देखना है कि हमारे पे कितना जुल्म किस फलानी पे हुआ था, अभी तो इतना नहीं हुआ है इन पे, तो ये तो बात ही ना करें। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि 77 साल की जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में जितना ख़वातीन के साथ और जितना इस पार्टी के साथ जुल्म कर दिया गया ना इस दौर में, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। अगर आपको आज हुकूमत मिल जाती है, आप वो सब नहीं करेंगे PMLN के साथ जो आज आपके साथ हो रहा है? बिल्कुल नहीं करूँगी। मैं आज आपको यहाँ ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ कि मैं बिल्कुल वो नहीं करूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ कि किसी भी पॉलिटिकल वर्कर को या पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करके आप पॉलिटिक्स को और जमहूरियत को वीक करते हैं, आप लोगों को डिस्करेज करते हैं कि वो जो आपने पहले किया वो गलत किया। पहले हमने बिल्कुल ऐसे नहीं किया, पहले जो कर रहे थे वो गलत कर रहे थे, वो जो आज भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। वॉरफेयर हो रहा है इस मुल्क में, सॉरी लॉफेयर हो रहा है, वॉरफेयर तो अब हुई है ना, लॉफेयर चल रहा है। आप अदालतों को, आप पुलिस को, आप FIRs को अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को गिराने के लिए इस्तेमाल करें। आप कह रहे हैं आप लोगों को क्या ध्यान है, जब 48 मुकदमे ATC में 780A के साथ और मुख्तलिफ दफात के साथ, जो हमने पहले ज़िंदगी में मैंने तो कभी अदालत ये जो ATCs हैं उनकी शक्ल नहीं देखी थी, मैंने तो थाना नहीं देखे थे, लेकिन अब मुझे देखने पड़े हैं, मुझे वहाँ जाके बैठना पड़ा है। तो क्या मिला मेरे ओपोनेंट्स को? ये सारी ख्वारी मुझे देखे कि मेरा जो एक टाइम था, एक पढ़ा लिखा जो बंदा जो सब कुछ छोड़ के अपनी प्रायोरिटीज सेट करें कि हाँ हमने जाके लोगों के लिए कुछ करना है। आप कह रहे हैं कि उनको एंगेज कर दिया आपने, दूसरी पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स में कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो आप इन चीजों में इतना उलझे हुए हैं कि आप नहीं कर पा रहे? नहीं, बिल्कुल हम वहाँ पे भी पूरा कर रहे हैं, लेकिन देखिए हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। हम जो इनको आप बैठे होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, कितनी सारी जो दरखास्तें हैं जिनको नहीं उठाया गया। 10 महीने तक 13 मेंबर बेंच के फैसले को, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को, एक सामने जो एक बिल्डिंग है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और एक आईनी इदारा है जो एक गैर जानिबदार इदारा होना चाहिए, वो आके पार्टी बन रहा है और बता रहा है कि नहीं मैंने इंप्लीमेंट किया क्योंकि मुझे पसंद नहीं आया फैसला। और जब मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा रही हूँ अक्टूबर से लेके अब तक 10 महीने उस पर कोई बात नहीं हुई और जनाब एक नया काम शुरू हो गया। देखिए, जब अदालतें आज़ाद नहीं होंगी, जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, जब आप फंक्शन नहीं कर सकेंगे प्रॉपर तरीके से, तो फिर आप असेंबलियों में जो ये बैठे हुए ये क्या करके दिखा रहे हैं? 17 सीटों के साथ, अगर 16 सीटों के साथ बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने तो अपोजिशन की थी, जेन्युइन अपोजिशन की थी। ये 16 सीटों के साथ हुकूमत चलाने की कोशिश करेंगे, किस तरह चलाएंगे? फिर यही करना पड़ता है ना, जब अपना रोल होता है तो फिर मुंह छुपा के बैठ जाते हैं तहखानों के नीचे, मोदी का भी नाम नहीं ले सकते, फिर इनको सियासी रिश्वतें देनी पड़ती हैं अपनी नाकामियों। आप अप्रिशिएट कर रही हैं कि उन्होंने 16 सीटों के साथ अपोजिशन की थी, ये 17 सीटों के साथ हुकूमत कर रहे हैं। ये 17 सीटों के साथ एक जाली हुकूमत बना के बैठे, मैंडेट चोरी करके, इसलिए कुछ कर नहीं पा रही हैं। अगर जेन्युइन आपकी 16 सीटें भी हो ना अपोजिशन में, तो फिर भी आप कुछ कर लेते हैं। अगर आप हुकूमत 17 सीटों से करने की कोशिश करें, आपको जिस मर्जी मनसब पे बिठा दिया जाए। देखिए, जमहूरियत एक बड़ा ही ज़बरदस्त फिनोमेना है। मैं उसकी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने तो पूरे दुनिया की इन्वेस्टिगेटिंग डेमोक्रेसी इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस पे मेरा रिसर्च है। ये ऐसा फिनोमेना है, इसमें कारमा हिट बैक भी करता है। वो मुझे अभी कह रहे हैं तो फिर आप 71 के जो इलेक्शंस और फिर जो वो उस टाइम पे हुआ वो आपको हिट बैक किया,
मैं तो इस तरह के सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रही, लेकिन ये एक ऐसा वो चेन में आप फंस जाते हैं। जो बातें की अब आप बताएं, अगर आपके पास अवाम का मैंडेट ही नहीं है, नीचे आपके पास किसी तरह की भी सपोर्ट नहीं है, तो फिर आपने क्या मुल्क को लेकर जाना है? मुझे बताएं कौन सी महंगाई खत्म हुई है इस वक्त? मैं मुस्तफा भाई उसमें है जो हमारा 5.3 पर फिगर है इस वक्त महंगाई का। आप सिर्फ मुझे किसानों का इस वक्त हाल बता दें। मेरे तो इलाके में किसान मर गया, लेकिन वो कहते हैं आटा सस्ता आवाम को मिल रहा है। आटा आज आप सस्ता करें और अगले 4 साल आटे की आप शॉर्टेज करने जा रही हैं। ये मैं इनको क्रेडिट दे रही हूँ। पीपल्स पार्टी ने आके गंदम के मसाइल हल किए थे। नून लीग एक किसान कश किस्म की, हमेशा किसान दुश्मन हुकूमत आई है। आप बताएं 1800 रुपए का जो जिस तरह आटा मिल रहा है, 40 किलो एक मन आटा, 2400 रुपए का तो 1 किलो आपका मटन मिल रहा है। आप किसान को इस काबिल भी नहीं समझते कि 1 किलो गोश्त के बराबर आप उसकी 6 महीने की 8 महीने की मेहनत ही दे दें। बिल्कुल ठीक है, ये प्रॉब्लम बिल्कुल सही है। अब 3500 रुपया एक जो खर्चा आया ना 1 एकड़ के ऊपर, उसके आप उसके अगेंस्ट देख लें 1800-1900 में लोग बिल्कुल ठीक है। चलें, ये आप कह रहे हैं कि अभी महंगाई नहीं है, ये सिर्फ आपकी नंबर फजिंग हो रही है। आप जाएं किसी से चेक करें, अभी उन्होंने कहा ना बिलो पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, 50% ऑलमोस्ट हो गया ना। 46% का क्या मतलब है? जो पूरे मुल्क में से 50% आबादी एक वक्त की रोटी को तरस रही है, उधर आप कह रहे हैं कि महंगाई। चांडियो साहब, एक चीज मुझे बताइए, इस वक्त पाकिस्तान में अगर एक और अंदाज में देखा जाए तो एक आइडियल सिचुएशन भी है। एक आइडियल सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान के जो सीनियर तरीन सियासतदान है वो किसी ना किसी रोल में है। मसलन पाकिस्तान के सीनियर तरीन सियासतदान जरदारी साहब सदर हैं, शहबाज शरीफ साहब या उनके भाई नवाज शरीफ साहब 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं, नवाज शरीफ साहब आप 2 मरतबा शहबाज शरीफ भी हो गए। मोस्ट एक्सपीरियंस्ड लोग हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, वो इस वक्त रूलिंग पोजीशन में हैं। इमरान खान का भी चलें तजर्बा है। तो अगर ये लोग मिले बैठे हैं तो ये तो आइडियल सिचुएशन है पाकिस्तान को मसाइल से हल करने के लिए। इससे ज़्यादा आइडियल तो कोई बात हो ही नहीं सकती। लेकिन मुस्तफा साहब कह रहे हैं और कमल कह रही हैं कि आप तो कब तक इस सैटिस सिचुएशन में रहेंगे कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हो गया था तो ये क्यों रो रहे हैं, हम नहीं रोए थे तो ये क्यों रो रहे हैं। इन मसाइल से निकलना भी है कि नहीं सर, ये अगर ये मौजूदा जो सीनियर लीडरशिप है ये बहरानों से मुल्क को नहीं निकाल सकती तो कौन निकालेगा? मैं तब अपनी बातें करता हूं जब पीटीआई के दोस्त आकर अपने क्या किस्सा बताते हैं तो मैं जवाब देता हूं कि जनाब ये तो आप लोगों ने, मैं ज़िया-उल-हक का जमाना नहीं बता रहा हूं कि पंजाब की कई खवातीन शाही किलो में थी, फांसी चढ़े गए लाहौर के हमारे कारकुन, मैं वो बातें नहीं बता रहा हूं। मैं तो इस दौर की बता रहा हूं। ये खान साहब ने आते क्या किया, ये खान साहब का रवैया क्या था, जाऊंगा तो ये बंद करूंगा, जाऊं वजीर आज़म ऐसी बातें करते हैं दूसरे। अब आप सुने जरा ना, सुने बीबी सुने, मैं भी चुप करके सुनता हूँ, आप हमारी बहन है, आप जरा सुने। आपको पता नहीं है पीपल्स पार्टी का, तब आप ये कह रही हैं। पीपल्स पार्टी की तकलीफों का पता होता तो न करते। सारी बातों का एक ही जवाब है, हमारे कायद को तो कत्ल किया गया था, हमारे पूरे एमपी हासिल में कोर्ट लगी हुई थी, तमाम एमपीएज हमारे केसेस में थे। मैं वो बातें नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये किस्सा बता के कहना चाहता हूं। आर्गुमेंट ये दिया है कि पीपल्स पार्टी पर सख्तियां इसलिए आई, शायद इन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी ने, भुट्टो साहब ने इलेक्शन में धांधली की थी, जो चीजें उन्होंने की और जिस तरह से उन्होंने गवर्नेंस की उसका सिला उनको मिला बाद में सख्तियों की सूरत में। ये कमल साहब का पॉइंट ये था। लेकिन जिन्होंने की उनके साथ ही आप बैठे हैं, उन्हीं की आशीर्वाद से बैठ गए। सुने जरा, आप जरा सुने भुट्टो साहब की जी सुन लीजिए। आप जबूरत जानते हैं, मैं जानता हूं। भुट्टो साहब की जो धांधली हुई है उसको तो पूरी दुनिया ने रद्द कर दिया, खुद हुकूमती लोगों ने किताबें लिखी हैं, रिकॉर्ड भी आ गया है। वो तो ज़िया-उल-हक का काम था जो उन्होंने किया। लेकिन अभी ये जो पहली बार खान साहब जीते उस इलेक्शन का आपको पता नहीं है कैसे इलेक्शन हुई थी, अभी भी जो हुई है आपको पता नहीं है। कराची के एक हल्का जो बिलावल साहब का हल्का था, शाम गए तक रात गए तक उसका कराची शहर का हल्का था, वहां रिजल्ट नहीं आई। मैं ये कहना चाह रहा हूं, तलखियों को याद करोगे, तलखियों को दोहराओगे तो तलखियों का जवाब मिलेगा। अब इन तलखियों को भूल जाना चाहिए, मुल्क को आगे लेके जाना है, अहम मसाइल है उनको मौजू बनाए। आप पर कौम की जिम्मेदार भाई बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी से तो क्या मतलब है, बड़ी पार्टी है तो किरदार अदा करे ना, कुछ अपनी अनाएं छोड़े ना। आप अपनी अना छोड़ने को तैयार नहीं है, आप सियासी लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। बातचीत नहीं करोगे सियासी लोगों से, किससे करोगे? आपको आ जाना चाहिए, कहें जनाब ज्यादतियां अपनी जगह पर है, पर पाकिस्तान के लोगों की हालात ऐसे हैं। मैं कुर्बानी देता हूं
इतनी मुसीबतें भी बर्दाश्त की हैं, आए बातें करें। आप बातों से भाग रहे हैं, सियासी लोगों से मिलना नहीं चाहते, मसाइल कौन हल करेगा? आप जिनकी तरफ इशारा करते हैं, मामला उनके मफाद की बात तो नहीं चलेगी, आप अपने मफाद की बात करें ना। एक सियासी जमात का किसमें मफाद है? इसमें मफाद है कि मुल्क में हकीकी जमहूरियत कायम हो, सियासी लोग आगे हो, सियासी लोग ताकतवर हो, उस पर आप तवज्जो नहीं देते। आप अपने छोटे छोटे फरोई मसाइल हैं उनको लेके बैठ जाओ। मैं हमारे साथ यूं किया था, बाबा पाकिस्तान है, इसमें अपोजिशन की सियासत करना कितना मुश्किल है, कितने मरहलों से अपोजिशन को गुजरना होता है, कैसे कैसे वाकयात हुए। कराची में हमारी एडवाइजर थी, 2 खवातीन थी, अभी एक डिप्टी स्पीकर रह चुकी है, उससे पूछे कि क्या हुआ अपोजिशन में। मैं कहता हूं इन बातों का तस्करा भी जरूर करें, लेकिन इनको इश्यू ना बना बैठे। हमें मसाइल को हल करना है, हमें आगे बढ़ना चाहिए, तमाम सियासी लोगों को एक टेबल पे आना चाहिए, बैठकर बात करना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। अब ये वैसे मुस्तफा साहब, कई चीज़ों में हम माजी में जाना चाहिए भी और नहीं भी जाना चाहिए। यानी अभी जब चांडियो साहब कह रहे हैं कि नहीं भुट्टो साहब पर ये इल्ज़ाम गलत है, लेकिन मुझे ये याद है कि भुट्टो साहब ने जो है वो उनके मद्दे मुकाबिल जान मोहम्मद अब्बासी थे, अगर मैं गलत नाम नहीं ले रहा, जमात इस्लामी के, जो अगवा हो गए थे और इलेक्शन के दिन वो अगवा रहे और इलेक्शन से 2-3 दिन के लिए अगवा होकर इलेक्शन से अगले दिन आए, सिर्फ इसलिए कि भुट्टो साहब बिला मुकाबला जीत सके। तो ये पाकिस्तान की तारीख रही है। आज बिलावल साहब बिला मुकाबला जीते हैं, आसफा भुट्टो बिला मुकाबला जीती हैं, तो कई चीजें, कई क्वेश्चन तो पीपल्स पार्टी पर भी बहरहाल उठते हैं। लेकिन क्या इस बहस में हमें उलझा रहना सूट करता है इस वक्त, या सारी बहसें खत्म करके आगे बढ़ना चाहिए? आप जरा 1 मिनट मेरी बात सुन लें, फिर मुस्तफा भाई से जवाब लें। लाड़काना में मरहूम जान मोहम्मद अब्बासी और भुट्टो साहब का मुकाबला ही नहीं था। वहां के कुछ नाखलफ लोग थे जिन्होंने ये ऐसा करवा के एक रिकॉर्ड खराब किया, उनको बहरान पैदा करना था। हर पार्टी में कुछ लोग मुकाबला ही नहीं था तो बिला मुकाबला क्यों जीतना था? यही तो मेरा सवाल है। जब मुकाबला ही नहीं था तो ये कह रहा हूं ना, कुछ लोग होते, कुछ लोग होते भाई, हर पार्टी में कुछ लोग होते हैं जो जमहूरियत का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं, सियासत को तहस-नहस करना चाहते हैं, वो अपना काम कर दिखा जाते हैं। जी मुस्तफा साहब, देखिए, तारीख का एक सबसे बड़ा सबक यही है कि तारीख से कोई सबक नहीं सीखता। मकसद तो यही होना चाहिए कि इंसान माजी की गलतियों को ना दोहराए, और जहां पर हम बहुत ज्यादा माजी में चले गए हैं, वहां पर माजी करीब की एक मिसाल मैं आपके सामने रखता हूं कि आसिफ जरदारी साहब और 2008 से 2013 तक का जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, उसमें हम एक बात फख्र से कहते थे कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन इस 5 साल दौर में नहीं हुई, किसी को जेलों में नहीं डाला गया, हत्ता कि जरदारी साहब ने जिन लोगों के ने उनके ऊपर तशद्दुद किया था उनको भी माफ कर दिया था। तो ये तो अभी 15 साल पहले की बात है। तो आज वही सारी तमाम चीजें पीपल्स पार्टी के लिए कैसे काबिल कबूल हो गई, ये कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके साथ जिंदा रह रही है। देखिए, अभी दुनिया में और भी इवेंट्स हो रहे हैं जिनसे हम पैरेलल्स ड्रॉ कर सकते हैं। जिस तरह बर्तानिया में अभी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस हुए और हमसे बहुत ज्यादा एक मैच्योर जमहूरी माशरा है, वहां पर इस वक्त कंजर्वेटिव और लेबर पार्टी दोनों का वोट कोलैप्स हो गया है, और तीसरी एक पार्टी उभर कर सामने आई है जिसका नाम है रिफॉर्म यूके। उसने लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन स्वीप कर दिए हैं बर्तानिया में। पाकिस्तान में भी हम माने या ना माने, सूरत हाल इसी तरह ही हो चुकी है कि जो बड़ी 2 जमातें हैं इस वक्त, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, इनका बड़ी तेजी से वोट कोलैप्स हो रहा है। प्रीवियस इलेक्शंस हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है, और जमातें ना अपने आप को रिफॉर्म कर पा रही हैं, और फ्रैंकली ये बात भी मानना पड़ेगी कि जिस दिन ऑक्सीजन हट गई इन जमातों से, तो फिर तो ये मुकम्मल कोलैप्स कर लेंगी। क्लिनिकली डेड हो चुकी हैं ये जमातें। तो जो नई इस दौर की जो सियासत है, जो 64% पाकिस्तान है, वो नौजवानों पर मुश्तमिल है। आपका मुल्क तेजी से अर्बनाइज होता हुआ मुल्क है। ये 2 इतने बड़े चेंजेस हो रहे हैं, तेजी से होती हुई अर्बनाइजेशन और 64% लोगों का एक यूथ बल्ज होना, क्या बाकी जो दीगर जमातें हैं ये कनेक्ट ही नहीं कर पा रही इस मुल्क की बड़ी पॉपुलेशन के साथ। तो अब नई सियासत की जरूरत है और अपने आप को री इन्वेंट करने की जरूरत है, और इसमें फ्रैंकली, लेकिन मुस्तफा साहब, आप ये मानते हैं कि 6 और 7 मई की से पहले का पाकिस्तान
और आज का पाकिस्तान, इसमें फर्क पड़ गया है, यानी चीजें बेहतर हो गई हैं, या आप आज भी इस खदशे का शिकार हैं कि 2, 4, 5 दिन के बाद कोई इवेंट ऐसा हो सकता है कि हम वही पोलराइजेशन वाली सिचुएशन में वापस चले जाएं? देखिए, कॉन्वर्सेशन अल्टीमेटली तो पॉलिटिक्स की तरफ ही वापस जानी है। अब जून का पहला हफ्ता आएगा और उस पहले हफ्ते में आप भी पूरे जून के महीने में जितने टॉक शोज करेंगे उसमें आपका जो मेन टॉपिक होगा वो बजट होगा। आपके सवालात होंगे कि क्या हुकूमत तनख्वाहदार तबके को, जिसकी कमर तोड़ के रखती है, जो सबसे बड़ा इस वक्त कंट्रीब्यूटर है, यानी अंदाजा लगाए कि आप एट सोर्स लोगों की तनख्वाह में से टैक्स डिडक्ट कर लेते हैं और आपके मुल्क में ट्रेडर कोई टैक्स नहीं दे रहा, आपके मुल्क में और बहुत से तबकात हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, और सारा का सारा बोझ अपने तनख्वाहदार लोगों 450 अरब रुपया रिकॉर्ड इकट्ठा किया है पिछले साल में सर, जो कि पिछले साल के मुकाबले में 150 अरब रुपया ज्यादा है तनख्वाहदार तबके से हमने हासिल किया। तो आपके जो सवालात हैं वो जून के पहले हफ्ते से मईशत के मुतालिक हो जाएंगे, लोगों की जिंदगियों के मुतालिक हो जाएंगे, कॉन्वर्सेशन बदल जाएगी जी। तो ये सदा कॉन्वर्सेशंस नहीं रहती इस तरह की जिस तरह की हम आज जो कॉन्वर्सेशंस है। और बिलाशुबा देखिए, पाक भारत टकराव, उसमें भारतीय जारियत और हमारी आर्म्ड फोर्सेस का, एयर फोर्स का, नेवी का स्टेड फास्ट तरीके से खड़े हो जाना, ये हमारे लिए काबिल फख्र बातें हैं। बिल्कुल। लेकिन एक बहुत लंबे अरसे तक ये कॉन्वर्सेशन चल नहीं पाएगी। हमें वापस अपने इश्यूज की तरफ आना पड़ेगा, हमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज को खत्म करना पड़ेगा, हमने रिफॉर्म कैसे करना है, क्रिमिनल लीगल सिस्टम को कैसे रिफॉर्म करना है, जो 26वीं आईनी तरमीम ने अदलिया की आजादी की धज्जियां बिखेर दी हैं उसको कैसे रिस्टोर करना है। पीका लॉ के जरिए हर चौथे रोज हम सुनते हैं कि फलानी जगह फलाने सहाफी के ऊपर FIR कट गई, तो इसको कैसे एड्रेस करना है, हमने कॉन्स्टिट्यूशन की सैंक्टिटी को कैसे बहाल करना है। ये वो इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस हैं कि जिनकी तरफ हमें आना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और लास्टली अगर विद इन 30 सेकंड आप बता दीजिए, रिजर्व सीट्स वाला कमल साहब जो आपकी जंग चल रही है वो जीतने जा रहे हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ कुछ बैटल्स ऐसी होती हैं जो लड़ी इसलिए जाती हैं क्योंकि वो हक की बैटल्स होती हैं। टाइम बताता है कि जीता कौन था। शायद कोर्ट में अगर फतह ना भी हुई, लेकिन एटलीस्ट तारीख में तो फतह होगी। कोशिश तो पूरी है। देखिए, लीगल बैटल है। अब आपके सामने आप लोग, हमने आज उनको दरख्वास्त दी है, हामिद खान साहब ने भी, कि इसकी पूरी जो है कार्रवाई को दिखाया जाए, ओपनली दिखाया जाए, लाइव स्ट्रीमिंग होनी चाहिए, पूरा पाकिस्तान देखे कि क्या हो रहा है। बहुत शुक्रिया कमल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। मुस्तफ़ा साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। चांडियो साहब आपका भी। ये आज का प्रोग्राम था। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।